बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मंसूर अली ख़ान ने मोहम्मद ज़ुबैर का इंटरव्यू किया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ये इंटरव्यू इस लिहाज से अच्छा इंटरव्यू था कि बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा हमें पता चली कि मोहम्मद ज़ुबैर के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से अपनी सफाई में बयानात देते हैं, उनके पास आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो ये पहली मरतबा हमारे सामने आया। तो मंसूर साहब का ये इंटरव्यू जो मंसूर ने किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, जाहिर है पहला इंटरव्यू था, तो ये क्रेडिट है बहरहाल उनका कि उन्होंने पहला इंटरव्यू किया है। और अपने इंटरव्यू में जैसा कि उन्होंने शुरू में कह दिया कि कुछ सवाल हो सकता है मुझसे रह जाएं, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, तो कुछ सवाल रह सकते हैं और कुछ सवाल रह गए। कुछ सवाल ऐसे हैं, कोई 3-4 सवाल मैं समझता हूँ ऐसे हैं जो टच ही नहीं किए मंसूर ने, जो टच करने चाहिए थे। अगर मैं इंटरव्यू करता तो वो पूछता। या 3-4 सवाल ऐसे हैं कि जो काउंटर क्वेश्चंस हो सकते थे जो नहीं किए गए। तो ये एक इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू था जो बुनियादी तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा था कि जिसमें वो अपना पूरा केस बयान कर सकते, अपनी पूरी सफाई में बोल सकते। लेकिन कुछ ऐसे सवाल बहरहाल हो सकते थे जो उनको टफ टाइम दे सकते थे, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते थे, जिनका जवाब देने में वो फंसते, यानी उनको फंसाया जा सकता था। जैसा कि मैं और मंसूर और बहुत सारे लोग बतौर एंकर अपने सामने बैठे हुए शख्स को से टफ क्वेश्चंस करते हैं, उसको फंसाने की कोशिश करते हैं और वो कहीं कहीं पर फंसता है भी। कई जगह पर ऐसा हो चुका है। खुद कई मंसूर साहब कई ऐसे इंटरव्यू कर चुके हैं, खुद मैं कई ऐसे इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। लेकिन चलें, मैं मार्जिन देता हूँ। बाज़ दफ़ा आप ये सोचते हैं कि मेरे पास एक्सक्लूसिव आ रहा है और एक्सक्लूसिव इसीलिए आ रहा है कि वो ये समझता है कि ज़रा मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो आप उसको ये मार्जिन दे देते हैं। हो सकता है ये उनके पेश नज़र बात हो, और हो सकता है कि वाकई उनके जहन में ये सवाल ना आए हों और वो दानिस्ता तौर पर एक बहुत अच्छा टफ इंटरव्यू करना चाह रहे हों, जैसे कि उन्होंने दावा किया कि मैं टफ क्वेश्चंस करूंगा। और आखिर में उन्होंने कहा भी कि मैंने टफ क्वेश्चंस किए और टफ क्वेश्चंस का उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टफ क्वेश्चंस ये होते अगर पूछे जाते। तो वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ जो मेरे जहन में है, यानी मैं अगर इंटरव्यू करता तो ये करता। हो सकता है कई ऐसे क्वेश्चंस हों जो मैं ये करता तो कुछ मुझसे रह जाते, तो कोई मुकम्मल नहीं होता, जैसा मंसूर ने खुद भी कहा। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन जो हैं वो 7 क्वेश्चन मैं ज़रूर करता अगर मैं ज़ुबैर साहब का इंटरव्यू करता। तो सुनिए वो क्या हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो पहला सवाल यही था ऑब्वियसली, और पहला सवाल यही बनता था कि क्या ये वीडियो आपका ख्याल है जाली है या असली है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी और के धड़ पर मेरी तस्वीर लगा दी गई, और ये तस्वीर उन्होंने कहा कि मंसूर आपकी भी कल को लगाई जा सकती है, किसी और की भी लगाई जा सकती है। अच्छा, ये इतना सादा मामला नहीं है कि इसको ऐसे ही काउंटर क्वेश्चन किए बगैर जाने दिया जाता, क्योंकि सादा सी बात यह है कि धड़ के ऊपर जो चीज़ लगाई गई है सर, वो तस्वीर नहीं है, वो सर का की भी वीडियो ही लगाई गई। अगर मान लिया जाए कि ये क्रॉप करके या धड़ किसी और का है और चेहरा किसी और का, ज़ुबैर साहब का लगा दिया गया, तो अगर ये एडिटेड भी है और क्रॉप करके भी लगाई गई है तो भी वीडियो के ऊपर वीडियो ही लगाई गई है, वीडियो के ऊपर तस्वीर नहीं लगाई गई। आप इसको वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं कि अगर धड़ किसी और शख्स का और वो मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ जो सर है या चेहरा है वो भी मूव कर रहा है। ज़ुबैर साहब लेट रहे हैं तो वो चेहरा भी लेट रहा है, उठ रहे हैं तो उठ रहा है, मूव कर रहे हैं तो मूव कर रहा है। उनका जो पार्टनर है दूसरा, वो अगर मूव करता है तो वो भी साथ मूव हो रहा है। तो चेहरा मुसलसल मूविंग पोजिशन में है और चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो तस्वीर नहीं है, वो वीडियो ही है। अच्छा, मान लिया जाए कि ये क्रॉप किया गया है तो वो चेहरा भी किसी और वीडियो से निकाल के लगाया गया होगा ना, यानी ज़ुबैर साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो होगी, कोई जो है वो वीडियो जो है वो उनकी टीवी टॉक शो की हो सकती है, कोई पर्सनल वीडियो हो सकती है, किसी डिनर की हो सकती है। तो अब सवाल ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, सवाल की शक्ल में देता तो इसको मैं यूं पूछता कि ज़ुबैर साहब, वीडियो के ऊपर भी चेहरा आपका वीडियो ही से लेकर लगाया गया है, तो जो चेहरा जिन वीडियो से लिया गया है वो ओरिजिनल वीडियोस कौन सी हैं? अगर आप वो ओरिजिनल वीडियोस प्रोड्यूस कर दें कि भाई ये मेरा टॉक शो था, या ये मेरी एक डिनर की वीडियो थी, या ये मेरी शादी में शरीक था, उसके चेहरे को लेकर जो है वो लगाया गया है, तो वो ओरिजिनल वीडियोस कौन सी हैं? तो ओरिजिनल वीडियो सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि असल में तो ये चेहरा है और ये इस तरह से मूव कर रहा है और इसको इस धड़ के साथ लगाया गया। तो यहां ये सवाल, पहला सवाल तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन ये करता, और दूसरा मैं उनसे ये क्वेश्चन भी करता कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं कि तस्वीर लगाई गई है, तो साफ नजर आता है ये तस्वीर नहीं है, ये वीडियो है। आप इसको तस्वीर कह के कैसे कह रहे हैं कि, और फिर जब तस्वीर होती है तो तस्वीर आप 3D नहीं होती, यानी सामने से तस्वीर ली गई है तो जब मूव कर रहे हैं तो ज़ुबैर साहब का कई जगहों पे पीछे से सर भी नजर आता है, तो तस्वीर को आप घुमा के सर पीछे से कैसे देख सकते हैं? तो वीडियो ही है। तो ये काउंटर क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से किया जा सकता था, और ये मेरा ख्याल में अगर मैं करता तो ज़रूर पूछता।
दूसरा सवाल, खुद मंसूर साहब ने अपनी एक वीलॉग में कहा था कि 2 मिनट और 50 सेकंड की वीडियो में अगर वो जो ऐसी वीडियो जो बेडरूम के अंदर की वीडियोस हैं वो 1 मिनट और 7 सेकंड की बनती हैं, यानी 67 सेकंड की। अच्छा, आपको याद होगा जो मैंने फॉरेंसिक कराया था, उस फॉरेंसिक में मैंने आपको बताया था कि मुझे बताया गया कि 1 सेकंड में कोई 10 फ्रेम्स जो हैं, 1 सेकंड में 10 फ्रेम्स जो है वो चेंज होते हैं वीडियो पे। अच्छा, अब 1 मिनट और 7 सेकंड को आप ज़रा मल्टीप्लाई करें पहले 60, यानी 1 मिनट और 7 सेकंड है ना, तो 1 मिनट को आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें तो पता चल जाएगा कि कितने फ्रेम्स, और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल आएंगे आपके पास। तो ये हज़ारों में बनते हैं। तो अब सवाल ये है, जो मैं अगला सवाल करता जुबैर साहब से, वो ये कि ये जो हज़ारों फ्रेम्स हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर है कि जो हज़ारों फ्रेम्स किसी के धड़ के साथ जोड़े जाएं और उनको मूव कराया जाए तो वो एक भी फ्रेम आगे पीछे नहीं होता। तो जुबैर साहब, आपके इल्म में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हज़ारों फ्रेम्स को एक धड़ के ऊपर रख कर जोड़ा जा सकता हो? और क्या कोई दुनिया की कोई ऐसी एग्जाम्पल आप किसी ऑडियो वीडियो से आप निकाल के दे सकते हैं कि कामयाबी से 1 मिनट और 7 सेकंड की वीडियो को जोड़ा गया हो? तो मेरा ख्याल है ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि जो वीडियो फ्रेम्स हैं वो एक भी फ्रेम आगे पीछे होता दिखाई नहीं देता। अच्छा, तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप चाहते तो इस सवाल को, आपके पास चॉइस थी एज एन एंकर, उठा के सबसे ऊपर भी ला सकते थे, लेकिन मैं बहरहाल तीसरे नंबर पे सवाल को रखा, और वो सवाल ये है कि जुबैर साहब, आपको ख्याल है कि आपको निशाना बनाया गया है और वीडियो सियासत में जो है वो धकेला गया, लेकिन क्या आप नहीं समझते जुबैर साहब कि ये वीडियो की क्या जो कल्चर है या वीडियो की जो धमकी है, ये खुद आपकी लीडर मरियम नवाज ने ही तो मुतारिफ करवाई? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्योंकि मरियम साहबा ये कहती हैं वीडियोस हमेशा जिंदा रहती हैं, ये कभी दफन नहीं होती, ये मेरे पास मौजूद है, मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं, मैं वीडियोस लीक कर सकती हूं। मैं तो जब वीडियोस का जो कल्चर लेकर आया, वीडियो का सब्जेक्ट किसने बनाया सियासत का? वीडियो का। आप जुबैर साहब ने बार बार कहा ना अपने इंटरव्यू में कि आप मेरे से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते, इकोनॉमी पे बात करते, मेरी सियासत से मुझे काउंटर करते, मेरे आर्गूमेंट से मुझे काउंटर करते, ये सियासत। भाई, तो आपका सवाल ये बनता है कि जुबैर साहब, ये सियासत में वीडियो का जो कल्चर है, या आपकी लीडर मरियम नवाज ने मुतारिफ नहीं कराया? ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप इसका जवाब दें। तो मेरा ख्याल में ये एक सवाल मरियम साहबा के हवाले से भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये मंसूर साहब ना पूछ पाएँ, लेकिन अगर मैं पूछता तो ज़रूर पूछता, हो सकता है उनके ज़हन में ना आया हो। सवाल नंबर 4, आपने किसी प्राइवेट इदारे से इसका फॉरेंसिक क्यों नहीं कराया? अच्छा, ये तो उन्होंने किसी और अंदाज में पूछा कि आप जो है वो आपने की बात हुई किसी से, या उन्होंने कहा कि मैंने भी कुछ 1-2 लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल वीडियो मालूम होती है। सवाल ये है कि चलें, आप इसका अपनी बेगुनाही के लिए, जैसे मैंने कराया फॉरेंसिक, मैंने इस पर वीडियो की फॉरेंसिक दिया कि जी ये फॉरेंसिक है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 20 इदारे होंगे जो फॉरेंसिक का काम करते हैं। जुबैर साहब ये वीडियो भेजते, उस इदारे का नाम बताते कि ये इदारा है और ये इदारा बता रहा है कि ये वीडियो एडिटेड है, किसी और का चेहरा है और मेरा धड़ है, तो वो वीडियो, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी कर सकते थे। तो जुबैर साहब, आपने फॉरेंसिक क्यों नहीं कराया? जुबैर साहब ये कभी नहीं कराएंगे, उसकी वजह यह है कि कोई इदारा अपने जिम्मे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लेगा नहीं, सिवाय इसके कि वो उनके घर का इदारा हो, क्योंकि उसकी सारी साख मुतासर हो जाएगी। तो जुबैर साहब ने फॉरेंसिक क्यों नहीं कराया, यह सवाल मैं उनसे पूछता। फिर काउंटर क्वेश्चंस कुछ हो सकते थे, मिसाल के तौर पे जब उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया है, मतलब इसकी वीडियो की क्वालिटी या इसकी एडिटिंग के हवाले से जानने के लिए, तो मुझे बड़े हौसला अफजा नताइज मिले हैं, लेकिन लाजमी बात है कि मैं इसे शेयर नहीं कर सकता। तो यहां पर फौरी तौर पर काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्यों नहीं शेयर कर सकते आप? अगर शेयर करके वो हौसला अफजा नताइज बरीउजुमा होते हैं, आपकी साख बेहतर हो सकती है, तो जुबैर साहब आपको क्या एतराज़ है उसको शेयर करने में? क्या आपने अगर कुछ लोगों से रब्ता किया, कहा वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि नहीं 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 ये तो एडिटेड है और आपको सबूत मिले हैं, आप इसको शेयर क्यों नहीं कर रहे? तो जब जुबैर साहब ने कहा कि मैं इसको, लाजमी बात है, उन्होंने कहा लाजमी बात है मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, बड़े धीमे से लहजे में उन्होंने कहा, तो वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था, क्यों शेयर नहीं कर सकते आप? आपको शेयर करना चाहिए, इससे आप बरी जुमा हो जाएंगे। लेकिन वो शायद सवाल, बाज़ दफ़ा एंकर के जहन में कुछ अगले सवाल चल रहे होते हैं, तो वो काउंटर क्वेश्चन रह जाता है, होता है, हमारे साथ भी हो जाता है। अच्छा, फिर एक छठा सवाल जो है वो मैं उनसे ये करता, उन्होंने कहा कि मैं शेख रशीद की FIA में नहीं जा सकता। अगर आप शेख रशीद की FIA में नहीं जा सकते
तो क्या आपको किसी अदालत में नहीं जाना चाहिए अपनी, मतलब ये तो वो आर्ग्यूमेंट है ना कि मैं कहूँ कि जी मुझे पाकिस्तान की अदालतों पे यकीन नहीं है, मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में फैसले जल्दी नहीं होते तो मैं अदालत में नहीं जाऊँगा। भाई जाना तो फिर भी आपको अदालत में ही पड़ेगा ना। आपका फैसला 6 साल बाद आए या 50 साल बाद आए, आप कम से कम ये तो खड़े होकर कह सकते हैं भाई मैं इसके लिए अदालत में गया हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं अदालत में जाऊंगा, मुकदमा लड़ूंगा, मैं अपने सारे सबूत दूंगा। तो आप क्या इतना अंधेर मचा हुआ पाकिस्तान में कि आप किसी इदारे पर यकीन नहीं रखते और आप कहते हैं कि ये शेख रशीद का है। शेख रशीद का तो आपके खिलाफ स्टांस पहले दिन आ गया था उनका, ये उनका जाती मामला है और मैं इस पर बात नहीं करूंगा। शेख रशीद ने तो उस पर बात ही नहीं की। हो सकता है शेख रशीद आपको इस मामले में फेवर ही दिलवाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं कि अगर इनका आया तो मेरा भी आ सकता है। तो आपको तो शेख रशीद साहब जो है वो इसमें बिल्कुल पार्टी ना बनते और उन्होंने इस पर सियासत की भी नहीं है और शेख रशीद ने तो पहले दिन ही कह दिया था। तो आप शेख रशीद को खामखा रगड़ा दे रहे हैं कि शेख रशीद की FIA है। अगर आप FIA में नहीं जाना चाहते तो मेरा सवाल उनसे काउंटर ही होता कि अगर आप FIA में नहीं जाना चाहते तो आपको पाकिस्तान की किसी अदालत पर यकीन नहीं है, आप कहीं तो जाएँ, किसी तो फोरम पर जाएँ आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आपने कोई फोरम इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसा क्यों है? और फिर 7वां सवाल जो है वो मैं उनसे करता, उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही थी कि साथ साथ छोड़ दूंगा। तो फौरन काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कौन धमकियां दे रहा था? और आपने इससे पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपको धमकियां मिल रही हैं सियासत में से छोड़ने के लिए? और फिर ये एक और सवाल भी हो सकता था कि आप ही को क्यों, मतलब बहुत सारे आपकी पार्टी के ऐसे सियासतदान हैं जिनको ये धमकियां मिल सकती थी, आप ही को क्यों धमकियां मिल रही हैं कि आप सियासत छोड़ दें और आप ही की ये वीडियोस क्यों बनाई गई हैं? तो ये कुछ मेरा ख्याल है सवालात थे जो कि मोहम्मद ज़ुबैर से अगर पूछे जाते तो वो उनको थोड़ा सा टफ टाइम मिलता। लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे हम अदालतों में भी देखते हैं ना कि बाज़ जजेस जो हैं वो वकील से केस प्लीड करवाते हैं, सवालात इस नौयत के करते हैं, मतलब कई इंपॉर्टेंट नुक्ता है वकील मिस कर रहा है तो जज अगर थोड़ा सा डंडी मार रहा है, साइड ले रहा है, तो जज उससे वो वाले क्वेश्चन करता है कि वो उसके जवाब देता रहे और वो उसको उसका केस खुद जज प्लीड करवाता है वकील से। तो कहीं कहीं ये तासुर मिलता है और ये मेरा ख्याल है दानिस्ता तौर पर नहीं किया होगा मंसूर साहब ने, वो प्रोफेशनल एंकर हैं, ये उन्होंने दानिस्ता तौर पर नहीं किया होगा कि उन्होंने दानिस्ता तौर पर उनका केस प्लीड करवाया, लेकिन फ़ील यही हुआ कई जगहों पर कि ये केस प्लीड करवाया गया है और उस नौयत के सवाल किए गए हैं जिससे उनको अपना नुक्ता नज़र क्लियर करने का मौका मिले। और जहाँ जहाँ उन्होंने कमज़ोर बात की ज़ुबैर साहब ने, और कई जगह पर कमज़ोर बात की, जहाँ जहाँ उन्होंने कमज़ोर बात की वहाँ पर उनसे काउंटर क्वेश्चन हो सकता था और लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा अब देखें अगेन मैंने सिर्फ इस मौजू पर 2 वीडियोज़ की हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इस पर रोज़ाना व्लॉग्स कर रहे हैं, मैंने अभी तक 2 की हैं और ये तीसरी इस मौजू पर कर रहा हूँ बात। मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट सोसाइटी के अंदर बहुत चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सोसाइटी के अंदर जो है वो इस तरह की इस सियासत को इस सतह पर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पहली वीडियो की थी वो ये की थी कि सियासत में गंद मरीम नवाज़ और उनके वालिद साहब ने मुतारिफ़ करवाया और ये कहानी बेनज़ीर के ज़माने से शुरू हुई थी, जब बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन की थी। तो जब आप एक गंद पैदा करते हैं, कल्चर मुतारिफ़ कराते हैं, तो फिर आप उसका ख़ुद भी शिकार होते हैं और आप उसका शिकार हुए हैं। अगरचे ये मैं ये तो मानता हूँ क्योंकि मैंने फॉरेंसिक कराया है और मैं अपनी जो तहकीक है उसके मुताबिक मानता हूँ ये वीडियोज़ असली हैं, ये सही वीडियोज़ हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इसको सियासत में नहीं लाना चाहिए था, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हुई है। तो ज़ुबैर साहब को भी बैठकर ये सोचना चाहिए इसका ज़िम्मेदार कौन है, मरियम को भी सोचना चाहिए इसका ज़िम्मेदार कौन है, नवाज शरीफ को भी सोचना चाहिए इसका ज़िम्मेदार कौन है, ताकि आइंदा इस तरह की गंदी चीज़ से बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।